देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि पहले ज़मीन की आवश्यकता और ज़मीन का लालच लोगों में उतना नहीं था। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, सबकी ज़रूरतें ज़मीन से पूरी हो रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे लोग धोखे से भी ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 32 और 33 में प्रोविज़न है। आप 3 साल के अंदर आपको कैंसिलेशन फाइल करना पड़ेगा। अरे वो अपना व्यक्ति को स्पॉट पे भेज करके करा सकते हैं। 2 तरीके से सर्वे का काम हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन तो जो वेबसाइट है उसके तहत हो जाएगा, ऑफलाइन का बनाया जा रहा है, जगह जगह पे आपका ब्लॉक में दिया जा रहा है। इसी चीज़ के लिए सरकार ने हर मौज़ा में समय समय पे पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन और एक उसके ऊपर एक और पदाधिकारी होंगे, बंदोबस्त पदाधिकारी, वो रहेंगे। पता चल जाता है कि अगर मजरूआ आम है तो आप इसकी रजिस्ट्री नहीं करा सकते। गलत तरीके से अगर कोई करा भी दिया है तो उसका मोटेशन दाखिल खारिज नहीं होगा, सरकार उसको कब्जा में ले लेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीधा कोर्ट से जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं कानूनी दांवपेच पर। कानून चाहे नए बने हो या फिर जो पुराने कानून हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, या वर्तमान में अभी जो चल रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। इसके पहले एपिसोड में हमारे सहयोगी ने जमीन से जुड़े सर्वेक्षण मामलों पर शिवानंद सर से चर्चा की है कि जमीन सर्वेक्षण के जो चल रहे हैं मामले, इस मामले में कई तरह के प्रश्न हैं। दोहापाती की स्थिति मची हुई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। जमीन का सर्वेक्षण एक लंबे सालों के बाद चल रहा है बिहार में। तो ऐसे में जो लोग बाहर रहते हैं या फिर जिनका पुश्तैनी ज़मीन है वो क्या करें, परेशानियां उनकी कैसे दूर की जाएगी, इसको लेकर के तमाम जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब हमारे साथ जो अधिवक्ता बैठे हैं, पटना हाई कोर्ट के कानूनी सलाहकार हैं शिवानंद गिरी सर। एक बार फिर से सर आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। पिछले एपिसोड में जैसा कि खुशी ने पूछा, कई सारे प्रश्न उन्होंने पूछे। अब ये प्रश्न है कि कितने प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं ज़मीन के, ये दर्शकों को बताइए। देखिए, सर्वेक्षण ये तीसरी बार हो रहा है। पहले 1890 में हुआ, फिर 1990 में, और ये अब हो रहा है 2021 से। अच्छा। तो सर्वेक्षण बराबर कराना इसलिए आवश्यक होता है कि एक लंबा समय बीत जाने के बाद रैयतधारी जीवित नहीं बच पाते हैं, नहीं रहते हैं। उसके बाद नए रैयतधारी का नाम चढ़ाने के लिए खतियान में सर्वे की आवश्यकता होती है। तो आज की नहीं है, ये कैडेस्ट्रल सर्वे 1932 में भी हुआ था, अंग्रेज़ के ज़माने में। तो सर्वे समय समय पे होता रहता है। तो ये इस बार का सर्वे मतलब क्यों महत्वपूर्ण हो गया बिहार सरकार को कराना? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि पहले ज़मीन की आवश्यकता और ज़मीन का लालच लोगों में उतना नहीं था। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, सबकी ज़रूरतें ज़मीन से पूरी होनी है। तो ज़मीन सबको चाहिए। ज़मीन का ही विवाद में ज़्यादातर क्राइम हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, केस मुकदमे की संख्याएं बढ़ रही हैं। तो इसमें सरकार ने देखा कि सर्वे कराना आवश्यक है, क्योंकि मामला यहाँ आता है कि किसी का ज़मीन कोई जोत रहा है, कोई कब्जा कर लिया है, बता रहा है मेरा है। तो खतियान का अपडेटेशन या अद्यतन नहीं होने के वजह से कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो और न्यायालय का चक्कर ज़मीन के मालिक को, किसान को उठाना पड़ता है। तो अपडेटेशन के लिए, अद्यतन कराने के लिए, इसको डिजिटलाइज करने के लिए सरकार ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है। बहुत हिम्मत वाला ये कदम है और इससे सभी को फ़ायदा होगा। हाँ, उसको नुकसान होगा जो गलत तरीके से किसी व्यक्ति का ज़मीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। रैयतधारी को क्या करना होगा इसके लिए? रैयतधारी को अपना वंश, अगर जीवित हैं तो अपना पेपर दिखाएंगे, उनका अपडेशन हो जाएगा, अद्यतन हो जाएगा। लेकिन कोई अब जीवित नहीं है तो उनके जो वंशज हैं वो अपना एक वंशावली बनवाएंगे। वंशावली बनाकर रैयत का पेपर, जो आपका खतियान है,
इसको खतौनी भी कहीं बोला जाता है, वो प्रस्तुत करेंगे, वो दिखाएंगे कि मेरा ये ज़मीन कहाँ से आया, कि हमारे बाबा के नाम पर था, कि बाबा के पिताजी के नाम पर, मेरे दादा के नाम पर था। वहाँ से आप एक फैमिली ट्री बनाएंगे और उसके बाद वो प्रस्तुत करेंगे वंशावली देके, और पुराना जो खतियान है वो पेपर देंगे तो आपका अद्यतन हो जाएगा। अच्छा, ये बाहर जो लोग रह रहे हैं, बिहार से बाहर हैं, उनके मन में एक डर है कि क्या हो सकता है हमारे लिए, क्या सरकार जो विशेष जानकारी देना है उसके लिए वेबसाइट कुछ रखा है, वेबसाइट पे सटीक जानकारी भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए कि वेबसाइट वगैरह कुछ। सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड सर्वे .bihar.gov.in यह एक वेबसाइट बनाया है। उसमें पूरा आपके सारे समस्याओं का समाधान है। वहाँ आपको कैसे फॉर्म भरना है, कब आपके मौज़ा में सर्वे का काम होगा, कौन कौन पदाधिकारी उसमें होंगे, कानूनगो जो पदाधिकारी होते हैं वो उनका क्या नाम है, उनका मोबाइल नंबर, अमीन कौन है उनका मोबाइल नंबर, सब दिया गया है। आप फ़ोन करके बात कर सकेंगे। अच्छा, धोखे से कोई ज़मीन ले लिया मान लीजिए, तो वो कैसे उस ज़मीन को छुड़वाया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे लोग धोखे से भी ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं जी। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 32 और 33 में प्रोविज़न है। आप 3 साल के अंदर आपको कैंसिलेशन फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, जज के यहाँ, जिला जज के यहाँ। अच्छा। लेकिन अगर किसी कारण से 3 वर्ष पूरा हो गया, लैप्स कर गया, आप नहीं कर पाए, तो आप लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 में प्रोविज़न है, आप वो समय जो एक्स्ट्रा समय बीत गया उसको कंडोन कराकर आप कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं। मतलब जो लोग ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प लिए छुड़ाया जा सकता है? बिल्कुल छुड़ाया जा सकता है। कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि बहुत लफड़ा हो जाएगा, बहुत मतलब नहीं बहुत जगह पे CPC का सेक्शन 11 से 15 तक में पिटीशन फाइल करने का प्रावधान है। और राइट्स आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 32 और 33 आपको देती है कि आप कैंसिल करा सकते हैं रजिस्ट्री को और बाद में अपना कब्जा फाइल कर सकते हैं। अच्छा, कब्जा ले सकते हैं। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या करना होगा? मान लीजिए, क्या अगर उनका कोई व्यक्ति या फिर वो खुद में मौजूद रहे बिल्कुल मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति अगर पटना से बाहर रह रहे हैं, बिहार से बाहर रह रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, पहला तो सारा वो ऑनलाइन जो व्यवस्था है उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहीं से अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन का कार्य अपलोड कर सकते हैं, उनका काम हो जाएगा। इसके अलावे वो अपना व्यक्ति को स्पॉट पे भेज कर भी करा सकते हैं। 2 तरीके से सर्वे का काम हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन तो जो वेबसाइट है उसके तहत हो जाएगा, ऑफलाइन का बनाया जा रहा है, जगह जगह पे आपका ब्लॉक में दिया जा रहा है, अंचल में दिया जा रहा है इसका ऑफिस, वहाँ जाकर भी आप भर सकते हैं। अच्छा, ये समझाइए दर्शकों को कि बहुत सारे दर्शक के मन में होगा कि बिहार से बाहर हम रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, नहीं आ सकते हैं तुरंत, तो क्या हमारे ज़मीन को सरकार दखलिया लेगी? नहीं, 4 बार आपको मौका दिया जाएगा। पहली बार अगर आप नहीं जा पाए, नहीं डॉक्यूमेंटेशन कर पाए, तो वो एक आपके मौजा में लिस्ट जो है पब्लिश करेगी कि इतने लोगों का अद्यतन हो गया है खतियान का, जिनका छूटा हुआ या कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसमें सुधार के लिए आप दावा करें, तो आप ऑनलाइन दावा करेंगे तो हो जाएगा। दूसरी बार भी नहीं करते हैं, तीसरी बार भी अगर आप फेल कर जाते हैं, लास्ट आपको 4थी बार मौका दिया जाएगा। हाँ, उस बार भी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन अपना नहीं करा पाते हैं, अपना पेपर नहीं दिखाते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तब आपको मुसीबत हो सकती है, तब आपको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, फिर न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। एक प्रश्न ये भी है कि ये प्रक्रिया आसान है कि नहीं, कि कठिन है ज़मीन का सर्वेक्षण कराना? कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है। आसान तब होगी आपको जब आप प्रोसेस को समझ पाएंगे। इसी चीज़ के लिए सरकार ने हर मौज़ा में समय समय पे पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन, और एक उसके ऊपर एक और पदाधिकारी होंगे, बंदोबस्त पदाधिकारी, वो रहेंगे और ग्रामीण इलाकों में सारे जरूरतधारी को बुला करके उनको बताया जाएगा कि क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या पेपर लगेंगे,
मैं आपके चैनल में दर्शकों को बता दूं चैनल के माध्यम से कि इसमें प्रमुख जो आपको दस्तावेज लाने हैं वो आपको खतियान देने हैं। अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान देने हैं। आपने अगर ख़रीदा है, खरीदगी ज़मीन है तो आप सेल डीड रजिस्ट्री डीड देंगे। उसके अलावे आप वंशावली की ज़रूरत पड़ेगी, LPC की ज़रूरत पड़ सकती है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वोटर आई कार्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये 4-5 कागजात हैं जो आपको प्रस्तुत करने होंगे। एक अंतिम प्रश्न है कि ज़मीन खरीदने के लिए क्या क्या सावधानी बरतना ज़रूरी है? भविष्य में अगर कोई ज़मीन खरीदता है तो क्या देखे, कैसे वो प्रक्रिया करे? बहुत सारे हमने देखे दलाल आ जाते हैं बीच बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। वो ज़मीन का कागज़ किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, दूसरे को भी बेच दिया, इधर भी रजिस्टर्ड है, फिर वो विवाद का कारण बन जाता है। कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? ये आपने अब तक का सबसे बड़ा प्रश्न पूछा है जी रत्नेश जी, और इसमें कई प्रश्न एक साथ इसमें है। मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से बता दूं। पहले दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं। क्या वो ज़मीन खरीदने लायक हैं? क्या उसकी रजिस्ट्री हो सकती है? या रजिस्ट्री अगर करा भी लिए किसी प्रकार से तो क्या वो दाखिल खारिज होगी? ये जानना आवश्यक है। तो जहाँ तक आप लोगों ने भी सुना होगा गैर मजरूआ ज़मीन, उसमें 2 प्रकार के गैर मजरूआ होते हैं, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। हाँ। वो क्या है? तो गैर मजरूआ जो आम है ज़मीन, वो सरकार आम जनता के लिए, उसके वेलफेयर के लिए रखती है। कहीं मंदिर बनवाना है, तालाब बनवाना है, कुआं खुदवाना है, सामुदायिक भवन बनवाना है, या कोई सार्वजनिक समय समय पे मेला लगता है, उसके इस्तेमाल के लिए है, वो सरकार छोड़े रहती है। वो गैर मजरूआ आम। हाँ। उसमें आपके ज़मीन नदी आ सकते हैं, तालाब आ सकते हैं, पैन आ सकते हैं, या पथरीला कहीं ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, वो सारे वो गैर मजरूआ सरकार रखते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि आप गैर मजरूआ ज़मीन है क्या। गैर मजरूआ आम ज़मीन का विक्रय नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको पता चल जाता है कि यह गैर मजरूआ आम है तो आप इसकी रजिस्ट्री नहीं करा सकते। गलत तरीके से अगर कोई करा भी दिया है तो उसका मोटेशन दाखिल खारिज नहीं होगा, सरकार उसको कब्जा में ले लेगी। एक है गैर मजरूआ खास। खास शब्द के मतलब है कि किसी खास लोगों के लिए है वो। तो गैर मजरूआ खास ज़मीन वैसा ज़मीन होता है कि देखिए 1/1/1946 के पहले जो ज़मींदार होते थे तो वो अपना जो उनका जो सेवक होते थे, सेवा करते थे, तो उनको खेती के लिए, बसने के लिए, या उसको कोई निजी काम करने के लिए वो जो ज़मीन है दान में दे देते थे, हुकुमनामा बनाकर। अच्छा। बाद में 1950 में ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई, तो ज़मींदार के जगह पे अब आप आ गए अंचल अधिकारी, CO। आप सभी दर्शक जान लीजिए, जो पहले अंग्रेज के ज़माने में ज़मींदार होते थे, आज के ज़माने वो सर्किल ऑफिसर हैं, उसको आप ज़मींदार समझिए। ये तो वो सारे प्रॉपर्टी अब आ गए, इन्वेस्ट हो गए अंचल अधिकारी के पास। तो वैसे जो ज़मीन थे तो वो गैर मजरूआ खास ज़मीन कहलाते हैं। तो गैर मजरूआ खास ज़मीन में वो व्यक्ति, इसमें SC ST लोग हैं और भी लोग हैं, किसी को बसने के लिए, रहने के लिए दे दिया गया, तो उसका रसीद भी कटता है, मोटेशन भी होता है, वो बेच भी सकते हैं। बीच बीच में कभी बिका भी है, रजिस्ट्री भी हुआ है, मोटेशन भी हुआ है, वो गैर मजरूआ खास ज़मीन कहलाता है। इसके अलावा एक ज़मीन होता है बकास्त। बकास्त ज़मीन क्या है? तो बकास्त ज़मीन है कि जो ज़मींदार होते थे वो अपना, वो तो काम उनका तो काम तो था ही, करते ही थे सरकार का, लेकिन अपने लिए वो निजी काम के लिए वो ज़मीन रखते थे। जैसे फार्मिंग करना है, चारागाह बनाना है, गाय भैंस पोसना पालना है, या अस्तबल बना के रखना है, अपने निजी काम के लिए वो रखते थे। तो ज़मींदारी उन्मूलन हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो ज़मीन उनके वंशज को मिल गया, इन्वेस्ट हो गया,
ऑटोमेटिक उनके बाद उनके वंशज को, उनके बाद उनके वंशज को, प्रेजेंट उनके बाबा दादा कोई ज़मींदार होंगे, उस वक्त का जो उनका जो ज़मीन था निजी ज़मीन, वो बकास्त ज़मीन कहलाया। उसको जब खतियान में जब उसको कॉलम बनाया गया तो ऐसे प्रकार के ज़मीन को चिन्हित करके बकास्त ज़मीन के कैटेगरी में लाया गया। वो बकास्त ज़मीन क्या आप खरीद सकते हैं या कोई वो बेच सकता है कि नहीं जी। तो मैं दर्शकों को बता दूं, बिल्कुल खरीद बिक्री हो सकती है, उसका दाखिल खारिज हो सकता है। चूँकि उनके बाबा दादा का ज़मीन है तो कोई भी ज़मींदार का जो वंशज है वो अपने ज़मीन को, अपने बाबा दादा के ज़मीन को, यानी जो बकास्त ज़मीन है उसको बेच सकता है। इसके अलावे खास महल का एक ज़मीन होता है जी। खास महल, वो क्या है? अब वो क्या है जानना होगा। एक प्रश्न हम है। आप सभी लोग सुनते हैं कि भाई खास महल ज़मीन है। खास महल का ज़मीन वैसा ज़मीन होता है जो अंग्रेज अपने निजी काम के लिए रखते थे। अंग्रेज बहुत सारे लोग रानियाँ लोग रखते थे, बहुत सारे लोग पत्नियाँ रखते थे, अपना बना के रंग महल बना के रखते थे, या अपना निजी किसी भी काम के लिए वो रखते थे। जो ज़मीन अंग्रेज जब चले गए तो ज़मीन तो लेकर नहीं गए, ज़मीन तो ही उनका रह गया। जी जी जी। तो वो ज़मीन खास महल का ज़मीन हो गया। चूँकि अंग्रेज रिप्रेजेंट करते थे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट चेंज कर गई, गवर्नमेंट का हो गया सर। तो अब वो ज़मीन ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो गया इंडियन गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरली अब इससे समझ जाइए कि वो सरकारी ज़मीन हो गई। बिल्कुल। तो जब सरकारी ज़मीन हो गई तो सरकारी ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, उसका बंदोबस्ती नहीं हो सकता है। अब एक ज़मीन है रैयती, एक ज़मीन है रजिस्ट्री। तो रैयती ज़मीन समझ जाइए कि हमारे बाबा दादा का जो ज़मीन है उसके बाद उसके वंशज हम आए तो हमको अधिकार है अपना शेयर, अपने हमारे जैसे चाचा हैं उनका बेटा है तो उस सबका शेयर बटा हुआ, उससे शेयर हमको कितना मिला उस शेयर को हम बेचने का इंटाइटिल हैं। तो वैसे रैयती ज़मीन सबसे बढ़िया ज़मीन होता है, आप खरीद सकते हैं, उसका रजिस्ट्री करा सकते हैं, दाखिल खारिज करा सकते हैं। एक तो ये ज़मीन हो गया। एक रजिस्ट्री ज़मीन है, तो जब आप रैयती ज़मीन समझ गए तो रजिस्ट्री ज़मीन में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने कोई रैयतधारी से ज़मीन खरीदा, वो ज़मीन आपका रजिस्ट्री ज़मीन हो गया। अब उस ज़मीन को आप किसी को बेचना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप बेच सकते हैं और उसका दाखिल खारिज भी हो सकता है। तो ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं। चलिए देखिए, तो ज़मीन से जुड़ी कुछ प्रश्न थी जिन प्रश्नों का जवाब हम एक और आपको बता दें। एक होता है लीज पर का ज़मीन, हाँ ये भी एक छूट गया था। बिल्कुल। लीज का ज़मीन तो सरकार लीज पर किसी व्यक्ति को कोई काम के लिए देती है, कोई संस्था को देती है, तो उस लीज का जब समय रहता है तो उस समय तक ही इस्तेमाल कर सकता है। एक परमानेंट भी दिया जाता है और एक कुछ समय के लिए दिया जाता है। दोनों स्थिति में जो लीज धारक है वो केवल इस्तेमाल कर सकता है, बदले में उसका टैक्स गवर्नमेंट को देगा, उसको बेच नहीं सकता है। कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता है और उस ज़मीन का रजिस्ट्री मोटेशन नहीं होगा और दाखिल खारिज नहीं होगा। लीज वाला ज़मीन मतलब जब चाहे तब सरकार ले सकती है, जब ले लेगी। वो तो आपको लीज पे दी है ना, आपको अपने इस्तेमाल करने के लिए, तो एक तरह से रेंट हो गया। तो लीज का ज़मीन भी खरीद बिक्री नहीं होता है और उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। बाकी आप सब लोगों को अपने माध्यम से बताइए और ये अवेयरनेस है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि इतना ज्वलंत मुद्दा आज के समय में है। सभी व्यक्ति को जिसका दाखिल खारिज ज़मीन है या जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का वो ज़मीन का मालिक है, उसको समय पे जा कर के अपना अपडेटेशन ज़मीन का करा लेना आवश्यक है। 4 बार मौका मिलेगा, नहीं तो 5वां बार में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए, सीधा कोर्ट से हम जुड़े थे शिवानंद गिरी सर से, अधिवक्ता और कानूनी सलाहकार हैं सर। इनसे हम ज़मीन से जुड़े तमाम जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब ले रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरें लगातार सीधे कोर्ट से में करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप प्रश्न के माध्यम से कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में सर जब जुड़ेंगे तो उन कमेंट को सर तक पहुंचाएंगे और उनका जवाब लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।